सो बच्चों यहाँ पे आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न। एंड जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है कि वीडियो में थोड़ा 2-3 सेकंड का इंट्रोडक्शन रहता है, लेकिन आज मैं उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि आप लोग थंबनेल देख के ही पता लगा लिए होंगे कि आज हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप अपने चार्ट पेपर में बनाए होंगे। शुक्राणु की संरचना उससे रिलेटेड है, ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लेना जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है शुक्राणु क्या है, एंड इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बच्चों इसका जो आंसर है वो है शुक्राणु नर जनन कोशिका है जो अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है। मतलब कि शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के साथ निषेचन करता है, आफ्टर दैट वो युग्मनज का निर्माण करता है। आपसे अगर एग्जामिनर पूछे शुक्राणु होता क्या है तो आपको बता देना है शुक्राणु नर जनन कोशिका होती है। दूसरा प्रश्न बच्चों जो आपसे एग्जामिनर कर सकता है वो है शुक्राणु की संरचना कितने भागों में होती है। तो बच्चों अगर आपने डायग्राम बनाया है अपने चार्ट पेपर में तो आप वहां पे देखेंगे शुक्राणु की मुख्यतः 4 भागों होते हैं, मतलब वो 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहले ऊपर शीर्ष वाला भाग जहाँ पे आप एक्रोसोम वाला रीजन देख रहे होंगे, दूसरा होता है गर्दन, तीसरा है मध्य भाग और चौथा होता है पूंछ। तो बच्चों अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी जहाँ पे आप क्लिक करके शुक्राणु की संरचना आप अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न जो कि है शुक्राणु के शीर्ष में कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों ने डायग्राम अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे क्लिक करके आप शुक्राणु की संरचना के अच्छे से देख सकते हैं और अपने चार्ट पेपर में बना सकते हैं। तो अगर जब आप डायग्राम बना लेंगे तो देखेंगे कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसमें आपको न्यूक्लियस केंद्रक मिल जाएगा जिसे हम लोग नाभिक भी बोल सकते हैं। तो केंद्रक मिल जाता है जो कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, मतलब उसमें डीएनए पाया जाता है जिसमें अनुवांशिक गुण होता है। आगे सबसे आगे वाला भाग जो होता है जिसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम जो होता है इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करते हैं। आगे है बच्चों यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक्रोसोम का कार्य बताइए या फिर कार्य क्या होता है। तो एक्रोसोम का जो कार्य होता है कि एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम्स अंडाणु के बाहर आवरण को घोलकर निषेचन में सहायता करते हैं। तो बच्चों जैसे आप लोग प्रश्न 3 में देखे थे कि एक्रोसोम जो होता है एंजाइम होते हैं एक्रोसोम में जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न था कि एक्रोसोम में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे की वीडियो में भी देखेंगे कि वो कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है शुक्राणु के मध्य भाग की संरचना बताइए। आप लोग डायग्राम तो बनाए होंगे बच्चों, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि आपको मध्य भाग इसका कैसे दिख रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं। मध्य भाग आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाए होंगे सर्पिल रूप में, है ना, जिगजैग के जैसे। यह भाग शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। आप सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका काम होता है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। तो अगर वो शुक्राणु में पाया जा रहा है तो वो शुक्राणु को ही ऊर्जा प्रदान करेगा। तो आप इनको बता सकते हैं। तो बच्चों आगे हमारा प्रश्न 6 है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। मैंने अभी बताया ना माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं। अब ऊर्जा बना रहे हैं और यहाँ पे शुक्राणु की बात हो रही है तो शुक्राणु को ही ऊर्जा देंगे, लेकिन उससे शुक्राणु करते क्या है, शुक्राणु को तैरने में सहायता मिलती है। तो ये था आपका प्रश्न 6। अब हम लोग देखेंगे बच्चों हमारा प्रश्न 7 जो कि है शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या है। अब आप लोग देखो सबसे पहले आगे वाले भाग हम लोग देखे थे, फिर हम लोगों ने मध्य भाग देखा, अब हम लोग पूंछ वाले भाग देखेंगे। तो जो पूंछ का कार्य है शुक्राणु को गति प्रदान करता है। शुक्राणु को जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, स्थानांतरण करना होता है तो उसको गति की जरूरत पड़ती है जो कि उसमें टेल उसका पूंछ हेल्प करता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे जो एक्रोसोम है और जो मध्य भाग उसके बीच में शुक्राणु का गर्दन पाया जाता है। तो अब हम लोग उससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं कि शुक्राणु का गर्दन भाग क्यों महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ पे शुक्राणु का गर्दन पाया जा रहा है या फिर कहीं कहीं ग्रीवा भी लिखा होता है, नेक होता है, तो वो क्यों होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा गर्दन भाग में सेंट्रियोल्स होते हैं जो निषेचन के बाद कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन होता है किसके साथ है, अंडाणु के साथ होता है। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है बच्चों, ये प्रश्न भी आप जानते रहे ना। और जब निषेचन हो जाता है तो कोशिका विभाजन में ये सहायक होते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे हमारा प्रश्न 10 जो कि है मानव शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। तो बच्चों इसकी जो लंबाई होती है वो 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है।
तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और सबसे पहले आप ये वीडियो देख सकें। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, जो कि है शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों अगर आप अपने वाइवा के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि जब भी गुणसूत्र की बात आती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबरिंग आपको इसकी जो नंबर रहती है हमें नहीं याद रहती। तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। आगे है प्रश्न 12, जिसमें आपसे पूछा गया है शुक्राणु किस प्रकार की कोशिका है। तो शुक्राणु या तो अगुणित हो सकती है या तो द्विगुणित हो सकती है। तो यहाँ पे जो शुक्राणु वो हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित कोशिका। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न 13, और इसमें पूछा गया है बच्चों आपसे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो बच्चों जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो शुक्राणु वृषण में बनता है, और वो भी वृषण की सेमिनिफरस नलिकाओं में बनता है। आगे है बच्चों प्रश्न 14, जिसमें पूछा जा रहा है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर शुक्राणु जो है वो वृषण में बन रहा है तो वो जो बनने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और हिंदी में बच्चों इसको हम लोग शुक्राणु जनन भी बोलते हैं। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस को शुक्राणु जनन की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और उसमें 3 प्रावस्थाएं होती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। अब बच्चों हम लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, जो कि है शुक्राणु में पाए जाने वाले एंजाइमों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे है आपका एंजाइम का नाम, जो कि है हाइलुरोनिडेज एंड प्रोटीएज एंजाइम। तो बच्चों ये जो एंजाइम है आपसे प्रश्न 3 में आपको बताया गया था कि एक्रोसोम में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, तो वही एंजाइम है यहाँ पे जो आपको नाम भी उसके बता दिए गए हैं। सो बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे हमारा प्रश्न 16, जो कि है शुक्राणु में एक्रोसोम किससे बनता है। शुक्राणु में एक्रोसोम किससे बनता है। तो आप लोग अगर डायग्राम बनाए हैं, चार्ट पेपर लेके बैठे हैं, तो उसमें आप देखो सबसे आगे वाला भाग जो है जिसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, है ना, उसी के बारे में पूछा गया कि वो किससे बना होता है। तो वो बना होता है गोल्जी एपरेटस से, मतलब गोल्जी तंत्र से बना होता है। आगे बच्चों यहाँ पे है आपका प्रश्न 17, जिसमें पूछा जा रहा है शुक्राणु की आयु कितनी होती है स्त्री जनन तंत्र में। बच्चों जब मादा जनन तंत्र के शरीर में शुक्राणु पहुंच जाता है मादा जनन तंत्र में, तो वहां पर शुक्राणु की अवधि कितनी होती है या फिर कितने समय तक जीवित रहता है। तो वो होता है 48 से 72 घंटे तक। आगे बच्चों हमारा है प्रश्न 18, इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों की शुक्राणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो बच्चों इसका जो जवाब आपको देना है वो है प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।